नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुभव और आप सभी का केमवर्ड्स चैनल में हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ रखा था फैराडे का द्वितीय नियम। तो इस नियम के अनुसार विद्युत की समान मात्रा भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करने पर मुक्त हुए भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। माना कि W1 अनुक्रमानुपात E1, इक्वेशन फर्स्ट, और इसी तरह इक्वेशन सेकंड बनाई। यहाँ पर फर्स्ट और जो सेकंड इक्वेशन बनी है ये दो विद्युत अपघट्य हैं। तब समीकरण 1 व 2 से W1/W2 और E1/E2 लिख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम थोड़ा सा पिछला रिवीजन कर लेते हैं कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा का चालन करते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे कि NaCl क्या है? हमारा नमक। H2O हमारा वाटर है। ये सब हमारे क्या है? विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स। इसी प्रकार विद्युत अनअपघट्य या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वे पदार्थ होते हैं जिनमें से अपने विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। जैसे कि शुगर, वैक्स, नैफ्थलीन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं एल्युमिनियम और NaOH, Cl2, आयरन आदि रसायन व्यवहारिक स्तर पर विद्युत रासायनिक विधियों से बनाए जाते हैं। दोबारा से देखिए, विद्युत अनअपघट्य वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग टाइम न वेस्ट करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है धातुओं का संक्षारण एवं संरक्षण, यानी कि कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड देयर प्रोटेक्शन। वायु व नमी की उपस्थिति में धातु धीरे धीरे क्षय हो जाती है, जिसे हम संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। यह एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, अब संक्षारण यानी कोरोजन में मेनली होता क्या है? जो धातुएं होती हैं वो अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाती है, वो अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं लोहे का एग्जांपल, कि लोहे के जैसे खंभे होते हैं, दरवाजे होते हैं, उनमें कुछ समय बाद उनमें जंग लग जाता है तो ये भी उनका क्या है? ये भी संक्षारण ही है। और तांबे व पीतल के बर्तनों पर जो हरे धब्बे पड़ जाते हैं कुछ समय बाद, तो ये संक्षारण के कारण ही होता है। ये जो संक्षारण की जो प्रक्रिया होती है इनमें रेडॉक्स अपक्रियाएं होती है। रेडॉक्स अपक्रियाएं क्या होती हैं? रेडॉक्स अपक्रिया वे अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या हो? साथ साथ हो, तो वो क्या कहलाती है? वो अपक्रियाएं हमारी रेडॉक्स अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संक्षारण की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन क्या होता है। देखिए, संक्षारण में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होगी? यहाँ पर M किसमें चेंज हो रहा है? M+2+2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ पे क्या हो रहा है? वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है। इलेक्ट्रॉनों का त्याग किसमें होता है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग हमारा ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद हमारे यहाँ नेक्स्ट आती है रिएक्शन, ये रिएक्शन यहाँ पर O2+2 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स आउट O-2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या दो इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अपचयन हो रहा है तो O-2 में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जब दोनों ये दोनों यहाँ पर ये दोनों को मिला दिया जाता है तो यहाँ पर क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर एक का क्या हो रहा था? एक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, दूसरे का रिडक्शन हो रहा था। तो ये हमारी कौन सी अपक्रिया हो गई? ये हमारी कौन सी हो गई? ये हमारी हो गई जाकर रेडॉक्स अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। ये तो थी हमारी बात रिएक्शन की। अब बात कर लेते हैं इसकी थ्योरी की। वायु या नमी की उपस्थिति में धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर देती हैं, जबकि ऑक्सीजन परमाणु इन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से ग्रहण कर लेता है तथा ऑक्साइड आयन में परिवर्तित हो जाता है। ये धातु आयन ऑक्साइड आयन से अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये था संक्षारण की क्रियाविधि। तो सबसे पहले आपको रिएक्शन इसमें याद करना है क्योंकि इससे थ्योरी लिखने में आसानी होती है। एक बार फिर देख लेते हैं रिएक्शन क्या थी। M गिव्स आउट M+2+2 इलेक्ट्रॉन माइनस। उसके बाद क्या था? ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना था, रिएक्शन करनी थी। उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन -2 में आ जाता है। उसके बाद ये जो मेटल आयन था और ये ऑक्साइड आयन, तो ये दोनों क्या मिलके क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लोहे में जंग लगने की अपक्रिया क्या होती है? चले देखते हैं।
तो इसकी सबसे पहले रिएक्शन होती है Fe गिव्स आउट Fe+3 इलेक्ट्रॉन माइनस। यहाँ पे मैंने Fe को किस फॉर्म में तोड़ा है, देखिए इसके दो फॉर्म होते हैं, Fe+2 और Fe+3। Fe+2 हमारा फेरस होता है, Fe+3 हमारा फेरिक होता है। तो हमने यहाँ पे फेरिक ले लिया, आप यहाँ पे फेरस भी यूज कर सकते हैं, वहाँ पे Fe+2 हो जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा प्रीवियस रिएक्शन की तरह है, ब्रेक होगा, O2+2 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स आउट O2 O-2 में होगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ से मैंने Fe+3 पिकअप किया और यहाँ पे O-2, ठीक है। दोनों की रिएक्शन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में। यहाँ पे नमी या आप जल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या, इसका फार्मूला कैसे मेकिंग होता है, ठीक है। ये जो चार्ज होता है यहाँ पे आ जाता है, ये जो चार्ज होता है यहाँ पे आ जाता है, वही यहाँ पे हुआ था Fe2O3.X यहाँ पर X क्यों लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं बताया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे XH2 Fe2O3.XH2, तो यही होता है हमारा रस्ट यानी जंग का फार्मूला। तो यही होती है लोहे में जंग लगने की अप्रक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए जो बगल में बेल का आइकन है उसे भी प्रेस करें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए मेनली संक्षारण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो 5 होते हैं। देखिए कौन कौन। सबसे पहला होता है धातु की क्रियाशीलता, दूसरा है वायु की आर्द्रता, ठीक है, कितनी इसमें नमी है उस पर भी निर्भर करता है। तीसरा होता है विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति, चौथा क्या होता है H+ की उपस्थिति, पांचवा अशुद्धियों की उपस्थिति में जंग की संभावना क्या होती है, अधिक होती है। तो ये थे हमारे संक्षारण को प्रभावित करने वाले 5 कारक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नष्ट समीकरण या नष्ट इक्वेशन। इस समीकरण को पढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जब किसी इलेक्ट्रोड को विद्युत अपघट्ट के विलयन में डुबोया जाता है तो इलेक्ट्रोड की सतह तथा इलेक्ट्रोड को छूने वाली विलयन की सतह के बीच क्या, इलेक्ट्रोड की सतह तथा इलेक्ट्रोड को छूने वाली विलयन की सतह के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। पहले अब बात करते हैं नष्ट समीकरण या नष्ट इक्वेशन की। किसी सेल में इलेक्ट्रोड पर होने वाली अक्रिया ऑक्सीडेशन भी हो सकती है व रिडक्शन भी हो सकती है। यह क्रिया को ज्ञात करने के लिए जर्मन भौतिकविद नष्ट ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत की सहायता से किसी इलेक्ट्रोड की प्रकृति ज्ञात की जा सकती है कि वो एनोड है या कैथोड है। नष्ट के नियमानुसार किसी उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड के ताप T पर इलेक्ट्रोड विभव A0 में निम्नलिखित संबंध होता है। यहाँ पर जो R की वैल्यू होती है वो होती है 8.314 जूल पर मोल कैलोरी होती है, पर मोल केल्विन होती है। और जो यहाँ पर F की वैल्यू है वो 96,500 है, ठीक है। ये सब वैल्यूज हम यहाँ पर पुटअप करते हैं और उसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारी ये इक्वेशन प्राप्त होती है। E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसमें सबसे पहला होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा होता है ऑक्सीकृत व अचेत आयनों की सांद्रताएं, तीसरा होता है तापक्रम जिस पर सेल का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि इलेक्ट्रोड के विभव का ताप गुणांक डेल्टा E अपॉन डेल्टा E बहुत कम होता है। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले 3 कारक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव में एक प्लेटिनम का तार होता है जिसके नीचे की ओर प्लेटिनम ब्लैक से आच्छादित प्लेटिनम की पतली सी पन्नी जुड़ी होती है। यह धात्विक तार 1 की सांद्रता के अम्ल जैसे 1 HCl में डूबा रहता है। अम्ल में डूबे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर एक वायुमंडलीय दाब पर H2 गैस प्रवाहित करने पर, कौन सी गैस, H2 गैस या हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर H2 गैस का अधिशोषण इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि अधिशोषित H2 का दाब एक वायुमंडलीय बना रहे। पूर्ण युक्त को 25 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। तो ये था हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
यहाँ पर देखिए कुछ सम इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल्स यूनिट एंड कांस्टेंट दे रखे हैं, इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनकी वैल्यूज यहाँ पर दे रखी है। दोस्तों इसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक आता है हमारा इस चैप्टर का, जिसे बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है। ऐसी श्रेणी जिनमें तत्वों को उनके इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। क्या? ऐसी श्रेणी जिनमें तत्वों को उनके इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित रखते हैं या करते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट है, लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम एटसेट्रा। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की ओर जाने पर रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ती है, ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी बढ़ता है ऊपर जाने पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आज के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी और इसके जो गुण हैं और इसके जो सारे क्वेश्चंस इस पर बेस्ड जो सारे क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो मैंने आज नष्ट समीकरण समझाया है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर बोर्ड्स एंड अनदर कंप्यूटर लेवल एग्ज़ाम भी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने आज जितना भी पढ़ाया है उस सभी के नोट्स लेने के लिए PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे, उन सभी को आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज अनवर साइनिंग ऑफ। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।